बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। प्रोग्राम में पिछले 2 हफ्ते से गुज़श्ता 2 हफ्ते से हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे। तसलसल से ये बात सामने आ रही थी कि 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है, उस पर काम हो सकता है। फिर हम उसके खुदखाल भी देखने की कोशिश कर रहे थे कि फ़ीचर्स क्या हो सकते हैं। अगर 27वीं तरमीम होती है तो फिर क्या उसमें हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। फिर उसके अलावा एक और डिस्कशन जो थी, जो कि तमाम मीडिया चैनल्स पे, तमाम TV चैनल्स पे, तमाम मीडिया आउटलेट्स पे आपको ज़रूर मिली होगी, वो ये थी कि नए सूबे इस मुल्क के जो इंतज़ामी मसाइल हैं ख़ास तौर पर उनसे निमटने के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं नए सूबे। लेकिन आज वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर और फिर आपके वफाकी वज़ीर भी हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने तरदीद कर दी है जो हम डिस्कशन कर रहे थे गुज़श्ता 2 हफ्ते से। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत 27वीं तरमीम और मुल्क में नए सूबों के क़याम से मुताल्लिक़ उसके हवाले से मुकम्मल गैर संजीदा है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा क्या, पहले आपको वो सुनाते हैं। 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं और नए सूबों का भी शोषा छोड़ा जा रहा है, तो हुकूमत कितनी संजीदा है 27वीं आईनी तरमीम में और नए सूबों का क़याम का क्या मामला है? हुकूमत जो है मुकम्मल इसके ऊपर गैर संजीदा है लेकिन मामला ये है कि जब कोई खबर नहीं होती तो भी इससे भी खबरें जो है ना वो चलाई जाती हैं ताकि कारोबार जो है वो चलता रहे। मौजूदा हुकूमत या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाजत देगी। जो बात होगी बिल्कुल इन पब्लिक होगी और मीडिया के और लोगों के जो है वो सामने होगी। हम समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डायलॉग से आगे बढ़ती है। जी, इसमें एक चीज़ जो मजीद नोट करने वाली थी वो ये थी कि डायलॉग की भी बात एक बार फिर से राना सनाउल्लाह साहब ने की है। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं आमना शेख साहिबा, साथ ही मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर साद रसूल साहब। खुश आमदीद कहूँगी आपको। साथ साहब, ये अगर डिस्कशन है ही नहीं, अगर हुकूमत इसको लेके गैर संजीदा है, तो फिर ये गुज़श्ता 2 हफ्ते से हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे थे? ये टॉपिक फिर आया कहाँ से, ये खबरें आई कहाँ से और क्यों आई? मैं सिर्फ इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा, इतनी सी मैं चाहती हूँ आप ज्यादा बात करें, लेकिन हुकूमत हमारे पास मौजूद है, हम तो सुनने के लिए। मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा कि अक्टूबर 2024 में 26वीं जब 26वीं तरमीम का मुसव्वदा जिस दिन वोटिंग हो रही थी, रात 12 बजे के करीब वो वोटिंग के लिए प्रेजेंट किया गया। आप टिकर्स निकालें, मैंने तो इसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की हुई है। रात 12 बजे 26वीं तरमीम की वोटिंग थी। रात 10:30 बजे उस वोटिंग से 1.5 घंटा पहले, जब अभी वोटिंग के लिए पार्लियामेंट के अंदर वो मुसव्वदा शामिल होना था, तो लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा मुझे मुसव्वदे की कॉपी मिल गई है। यानी कि 10:30 बजे तक 12 बजे की वोटिंग पे लॉ मिनिस्टर के पास भी 26वीं तरमीम का फाइनल मुसव्वदे की कॉपी मौजूद नहीं थी। ये हुकूमत ऐसे ही कहेगी। इनकी इस हुकूमत के ज़ेरे गौर कोई 27वीं तरमीम नहीं है। इस हुकूमत के ज़ेरे गौर ये क्यों कहेगी? राना साहब ने दुरुस्त फरमाया, इस हुकूमत को, ये हुकूमत कोई 27वीं तरमीम कंसिडर नहीं कर रही, लेकिन जब पास होनी होगी उससे 40 से 1 मिनट पहले इनको मुसव्वदा दिया जाएगा, फिर पास हो जाएगी। अच्छा आमना, मेरा यही सवाल था आपसे पहला, जो साद साहब का जवाब हो गया कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी यही कहा जा रहा था कि हम कोई तरमीम नहीं करने जा रहे और फिर वो हो चुकी, तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं था। लेट मी करेक्ट योर फैक्ट्स, बिल्कुल ऐसा नहीं वो भी करें, लेकिन अभी अगर ये गैर संजीदा थी गवर्नमेंट, तो फिर ये खबरें कहाँ से आई, क्यों आई, ये भी मुझे बताइएगा। कितनी खबरें आज तक आप लोगों ने दी हैं जो सच नहीं होती? आप लोग तो हर दूसरे दिन एक नई खबर दे देते हैं जो सच नहीं होती है। दिस इज व्हाट मीडिया। इसका मतलब ये कि अभी टीवी पे बैठ के हम, आप खुद ही कह रही हैं कि ये सच नहीं होता, तो मतलब हम तो पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं, हम तो एनालिस्ट को बुलाते जी, तो हम तो उनसे जवाब मांगते हैं, मतलब कि आप लोगों के जवाब सच नहीं हुए। There is a difference. I am representing the government here जी। हम तो बुलाते हैं। आप मुझे जो पूछती हैं, आपने मुझे पूछा, आपने मुझे आज से 1 हफ्ता पहले भी पूछा, उससे पहले भी पूछा। एग्जैक्टली, मैंने यही कहा कि 2 हफ्ते से मैंने आपको कहा कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही। अगर आप फिर भी इस बात पे एडमेंट हैं कि जी आ रही है 27वीं, बिल्कुल सही है, अच्छा आप ले आए ना 27वीं तरमीम, जवाब कबूल है। हमें देखिए, और मैंने आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बोले थे, फिलहाल कोई आईनी तरमीम अंडर डिस्कशन नहीं है। ठीक है, ये आइन का हक है, पार्लियामान का आइनी हक है कि हम आप 2/3 मेजॉरिटी के साथ आईनी तरमीम कर सकते हैं। आज दिल चाहे आज कर सकते हैं, आज से साल बाद दिल चाहे साल बाद कर सकते हैं, 100 साल बाद दिल चाहे 100 साल बाद का जो पार्लियामान है वो आईनी तरमीम कर सकता है आइन की बताई हुई हदूद के मुताबिक। I don't see the problem here. Exactly. प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरा तो बिल्कुल ये ख्याल है कि मैडम दुरुस्त कह रही हैं।
कोई 27वीं तरमीम हुकूमती सर्कल्स में जेर बहस साहब आपने पहेली में जवाब दिया ना, नहीं, मैं चाह रही हूँ कि आप क्लियर जवाब देते, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब जवाब देता हूं। कोई 27वीं तरमीम हुकूमती सर्कल्स में प्राइम मिनिस्टर के पास, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पास, लॉ मिनिस्टर के पास जेर गौर नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब तो क्योंकि पंजाब में भी लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो वकील भी हैं, उनके जेर गौर कोई इस तरह की बात नहीं है। और ये ऐसे ही रहेगा स्टेटस को, यानी कि अच्छा। हुकूमत के अंदर कोई डिस्कशन नहीं होगी अगर पास भी करनी होगी, जैसे कि 26वीं तरमीम की रात हुआ था। अच्छा, कोई ऐसा बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं नहीं हुआ था, होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं जब हुआ पास था। करनी होगी, अब पास ऐसा होगी। हुकूमत खुद बताएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उसके मुसव्वदा भी नहीं कितनी दिखाया दफा- नहीं जाएगा। जी, मुसव्वदा दिखाया भी गया था, मुसव्वदा डिस्कस भी हुआ था। अगर दिखाया नहीं जा रहा था तो मौलाना के साथ किस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रही थी? मुसव्वदा था तो मौलाना से उसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी ना, आपको याद है शायद। याद है, तो बिल्कुल फिर याद है। कैसे मौलाना वाला मुसव्वदा मुसव्वदा की नहीं, बहस थी। जो एक फाइनल जमात कह रही थी, हमें मुसव्वदे की मुसव्वदा कॉपी मिला। है। No, Sorry, no, sorry, no, 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 प्रोसेस no, को समझ लें। लेजिस्लेटिव प्रोसेस आर्टिकल 70 से नीचे आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक बिल प्रेजेंट होगा, उसकी फर्स्ट रीडिंग होगी, फिर वो कमेटी के अंदर जाएगा, कमेटी में उसकी डिस्कशंस होंगी, फिर वो सेकंड रीडिंग के लिए पार्लियामेंट के अंदर आएगा, पार्लियामेंट सेकंड रीडिंग के बाद उसको वोट करेगी, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, उसमें फर्स्ट रीडिंग होगी, फिर वो उसकी कमेटी के पास जाएगा, वो कमेटी पास करेगी, वापस उस हाउस में आएगा, सेकंड रीडिंग होगी, फिर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट पास होगी। ये रेगुलर लॉ का प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इससे भी ज्यादा डिबेट होती है। ठीक है, बिल्कुल। मुसव्वदा आधा घंटा पहले दिया जाएगा और पास हो जाएगा, ऐसा कुछ भी जब नहीं भी है, होना होगा। मुसव्वदे- मैं नहीं कह रहा कि हो रहा इस पे है, आपकी लेकिन राय जब आगे- जैसे 26वीं तरमीम हुई, भाई लॉ मिनिस्टर का ऑन द रिकॉर्ड बयान है, हम सब ने उस पर तबसरे किए, बातें की, उनसे पार्लियामेंट में सवाल हुआ, उन्होंने कहा जी 10:30 बजे मुझे मुसव्वदा मिला, 12 बजे वोटिंग थी। अच्छा एक सेकंड, ये मैं इस पूरी बात से डिसएग्री करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, और आई एम श्योर हर देखने वाले को ये बात याद होगी कि एक बार नहीं 10 बार मुसव्वदा पेश किया गया। बिलावल से डिस्कशन हुई, मौलाना फजलुर रहमान से डिस्कशन हुई, अपोजिशन पार्टी से डिस्कशन हुई, इस हद तक कि मौलाना ने उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी जो है सजेस्ट की कि जी ये चीज़ें अगर अमेंड होंगी देन आई विल वोट फॉर इट। और उनको एक मिडिल ग्राउंड निकाल के उसके ऊपर अग्री अपॉन किया गया, तब मौलाना ने उसके ऊपर वोट किया हमारे साथ। अगर साद साहब को रात को ख्वाब में कुछ ऐसा आया है कि जी किसी को नहीं पता था, तो फिर मौलाना भी पागल है, बाकी सब लोग भी पागल हैं जो बात कर रहे थे, जो बैठ के नेगोशिएशंस कर रहे थे। फिर वो सारे किस चीज पे नेगोशिएशंस कर रहे थे? क्या वो हम में से किसी की विल के ऊपर नेगोशिएशन? थोड़ा जल्दी दे लें, जल्दी से जवाब हमारे में से जल्दी से जवाब ठीक देता है, ठीक है। हूं। एक ड्राफ्ट था जो गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया था, जिसके अंदर बहुत सारी और बातें थी। हाँ, मैंने भी वो ड्राफ्ट देखा हुआ। वो एक्चुअली एक जगह के ऊपर मीडिया के कुछ लोगों में भी सर्कुलेट हुआ था। ठीक। उस ड्राफ्ट की ना रीडिंग्स हुई, ना उसको कमेटी के अंदर प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया गया, 20 मिनट के लिए कमेटी के अंदर प्रेजेंट किया गया, वो वापस आया हाउस में, उस ड्राफ्ट के ऊपर मौलाना साहब से बहस होती रही। जो ड्राफ्ट एंड में प्रेजेंट हुआ और पास हुआ, मौलाना साहब ऑन द रिकॉर्ड हैं ये कहते हुए कि ये वाला ड्राफ्ट हमने पार्लियामान के फ्लोर तक नहीं देखा था। मौलाना साहब ऑन द रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि ये वो नहीं है जिस पर तो वो नहीं डिस्कशन हो वोट रही थी। करते, मैडम उनकी वो तो हम वोट बात नहीं नहीं कर रहे करते ना। मैं आपसे कह रहा हूं उन्होंने कि वोट मुसव्वदा किया। जहां तैयार होना है वहीं से होगा। If he had his apprehensions, वो वोट ना करते। हाँ, जरूर क्या जरूर। उनको मैं किसी आपके को साथ पता ही हुआ did। था? मैं हम इसमें तो तो चाहते कोई हैं कोई भी नहीं, वोट ना then करे। फॉलो फेल का तजाद है ना। हाँ, जिस मौलाना तरह- साहब में जिस है, तरह- जिस- मौलाना जिस साहब में तरह है सब कॉलो फेल का बैरिस्टर साहब तजाद, में- मौलाना बेचारे साहब में एक है तरफ कॉलो इतने फेल का परेशान तजाद, हैं। मैं एग्री करता हूँ आपसे। अच्छा चले, आपके- 27वीं तरमीम पे आ जाते हैं हम। अब 27वीं आपके तरमीम 27वीं तरमीम नहीं, आज का शो फिर इसका मतलब है पैकअप कर देना चाहिए। पैकअप कर देना चाहिए 27वीं तरमीम पे क्योंकि बात राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मुझे खबर नहीं थी। मेरी मैडम खबर भी तो देती है ना भाई मैडम से हुकूमत। एक एज अ दोस्त, एज अ मैडम सीनियर कानूनदार हैं, मैं छोटा सा तालिब इल्म हूं, मेरी एडवाइस ये ना कहें कि कोई 27वीं तरमीम नहीं। हाँ। ये ना क्यों ना कहें। देखिए कहें? इस वजह से क्यों कि ना मैं सॉरी गुजारिश करूं आपको, मैं नहीं तो सजेशन है ना दोस्त के, आप गवर्नमेंट सुने तो सजेशन सही। ना लें, मौजूद सजेशन तो गवर्नमेंट लेती नहीं, बिकॉज यू विल हैव टू ईट योर वर्ड्स लेटर। No, why? ओहो सुने तो सही। I said, ओहो सुने and तो I सही। stand by ओहो it. सुने तो सही, अच्छा, बात मुझे तो सुन प्रॉब्लम लें। समझ नहीं आ मतलब रहा। वो अगर इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है तो देयर मस्ट बी रीजन, Not only गवर्नमेंट है ना। confidence. No. I don't understand his issue. मैं तो आज ये कह रही हूँ, मैंने आपको ये तक कहा कि आज से 100 साल बाद की पार्लियामान को भी हक है आईनी तरमीम लाने का। आज No की doubt. पार्लियामान को हक है इस वक्त
इस वक्त शाम के 7:16 पे अगर वो चाहें इस वक्त आईनी तरमीम जमा करा सकते हैं और रात को उस पर वोटिंग करा सकते हैं। ये कहीं आइन में नहीं लिखा कि कितने बजे होगी, किस टाइम पे होगी, कितने टाइम फ्रेम में होगी, बैरिस्टर साहब की इजाजत से होगी, ये तो कहीं नहीं लिखा। ये हक है पार्लियामान का कि वो आईनी तरमीम ला सकते हैं। इस लेकिन फॉर नाउ दे आर नॉट प्लानिंग टू डू इट। दिस इज व्हाट दैट शी हैज सेड। ठीक हो गया, आपका पॉइंट इकराम बिल्कुल क्लियर हो चुका है मुझे। लेकिन मुझे ये बताएं कि वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर वो ये कहते हैं कि हम सूबों से मुतालिक बिल्कुल जो है वो उन्होंने जो बात की कि उससे मुतालिक गैर संजीदा है। आपको नहीं लगता कि ये इंतजामी सतह पे हमारे लिए हल हो सकता है हमारे बहुत से मसाइल का? तो हुकूमत इसके बारे में इतनी गैर संजीदा क्यों है? उसके बारे में सोचा तो जा सकता है ना। एटलीस्ट आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? आप इसके ऊपर वी कैन हैव अ प्रॉपर डिबेट। 7:30 बजे प्रेजेंट करके 12 बजे वोटिंग होगी, लेकिन वी कैन हैव अ डिबेट। ऑफ कोर्स फॉर भी हो सकती है डिबेट, अगेंस्ट भी डिबेट हो सकती है। इसके ऊपर तो एवरीबडी हैज देयर ओन। व्हाट्स योर ओपिनियन? एवरीबडी कैन हैव देयर ओन ओपिनियन। व्हाट्स योर्स? मेरे ख्याल में देखें, जिस वक्त पाकिस्तान बना और जिस वक्त हमारे सूबे बने, फिर उसके बाद हमने जब केपीके डिक्लेयर किया और सारा कुछ हुआ, सो सर्कमस्टांसेस वर डिफरेंट। आज के पाकिस्तान की पॉपुलेशन डिफरेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज डिफरेंट हैं, आपके जो विद द चेंजिंग टाइम्स, विद द ग्लोबल वर्ल्ड, सोशल मीडिया, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। सो ऑब्वियसली उसके लिए इसी वजह से हम ये भी कहते हैं, ये देन अगेन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है और मैं बिलीव करती हूँ कि इवन लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोकल गवर्नमेंट्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बहुत जरूरी है कि क्या क्या फंक्शनिंग हो। सो ऑब्वियसली इसके ऊपर वी कैन हैव अ डिबेट। व्हाट आई सूबे बनने चाहिए, व्हाट आई फील, हाँ या नहीं मैडम, बनने चाहिए। आई डोंट सी अ प्रॉब्लम डिफरेंट सूबे बनने। बिल्कुल सही। मैं मैं तो बिल्कुल इस हक में हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान? बहुत सी एडवांटेजेस होंगी। सबसे पहली बात यह है कि जब छोटे सूबे बनेंगे, और पाकिस्तान के अंदर छोटे सूबे होने चाहिए, मैडम ने जो तारीख बताई उसके अंदर थोड़ी तौसीह करता चलूं, पाकिस्तान के सूबे बहुत दफा रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और खासतौर पे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो 60s के अंदर जब 1 यूनिट हो गया था वेस्ट पाकिस्तान, उस वक्त हुई और फिर उसको रिवर्ट किया गया। बाकी चीजें उस पर अनसिल रही हैं कि फाटा कैसे ऐड हुआ, बट इफेक्टिवली कंसोलिडेशन इनटू 1 यूनिट एंड री डिस्ट्रीब्यूशन हुई। बहुत अच्छी बात है, जितने ज्यादा सूबे होंगे उतने ज्यादा सूबों को एनएफसी का अवार्ड मिलेगा, वो डायरेक्टली उन जगहों को मिलेगा। लेट्स से सदर्न पंजाब एक सूबा बन जाए तो उनको वो अवार्ड मिलेगा, वो लाहौर पे खर्च नहीं हो सकेगा। जो अवार्ड इंटीरियर सिंध के सूबों को मिलेगा वो कराची पे खर्च नहीं हो सकेगा। मतलब जो पैसे मिलेंगे, जो डेवलपमेंट होगी, जो अकाउंटेबिलिटी होगी, गवर्नेंस हमेशा जब क्लोजर टू द रूट चली जाए, यानी कि जिन लोगों की गवर्नेंस है जब उनके करीब चली जाए तो ज्यादा मौजूद गवर्नेंस होता है, बजाय कि एक बंदा राजनपुर से उठ के लाहौर में जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर इट्स बेटर। अगर मैं पूरी कर सकूं, बजाय कि एक बंदा राजनपुर से उठ के लाहौर जाए अपने चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए, कितना अच्छा हो कि मुल्तान में चीफ मिनिस्टर हो या बहालपुर में हो या व्हाटएवर एल्स हो। इसमें सियासी मसला क्या है? इस वक्त पाकिस्तान का के 4 सूबे जिसमें से 60% पॉपुलेशन एक सूबे में रहती है, तकरीबन 56-57%, 60% पॉपुलेशन एक सूबे में रहती है, पंजाब में रहती है। पाकिस्तान का एक एनएफसी अवार्ड है जिसका 52% एक सूबे को मिलता है जी, और उस एक चीफ मिनिस्टर को जी पॉपुलेशन के हिसाब से उस एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार है कि उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगी इंटरनली। यस, इसी तरह सिंध में मुराद अली शाह साहब के पास ये इख्तियार है, केपी में अली अमीन गंडापुर के साहब के पास है, और बलूचिस्तान में सबसे कम अराउंड 7%। पॉलिटिकल पार्टीज, और ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है, जब भी मल्टीपल सूबों की बात हुई हो, वो जनरल मुशर्रफ ने की हो, वो ज़ियाउल हक साहब ने की हो, वो सब्सिक्वेंटली 18th अमेंडमेंट के वक्त एक डिबेट हुई हो, तो हमारी वो 2 ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो चाहती हैं कि पूरे सूबे के एक गवर्नेंस हो, और वो हमारा बेटा या बेटी या भाई या व्हाटएवर हो, और इसी तरह सिंध के अंदर एक गवर्नेंस हो पूरे सिंध की, इंटीरियर, हैदराबाद, कराची, और एक बंदे को फंड्स मिले और वो हमारा बंदा हो। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने 18वीं तरमीम की, ये इसके खिलाफ है, हमेशा से रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ऑन द रिकॉर्ड भी बात कर चुके हैं, जरदारी साहब भी बात कर चुके हैं। और उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर अभी 4 सूबे हैं, उसका 50% एनएफसी अवार्ड मरियम साहिबा को मिलता है फॉर एग्जांपल, और 4 में से वो एक चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत सारी चीजों की सियासत की मालिक है। अगर यही सूबे पाकिस्तान के अंदर 30 हो गए तो वो 30 में से एक चीफ मिनिस्टर होंगी, वो एनएफसी अवार्ड उसी लिहाज से मिलेगा, और लाहौर गुजरांवाला के मेयर वाली पावर हो जाएगी। अच्छा, इफेक्टिवली, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट भी इसके अंदर फाल होनी है। तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पावर्स
पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने 90s की दिहाई में भी, 2000s में मुशर्रफ साहब के वक्त में भी, 2010 में 18वीं तरमीम में भी और 2020s में आज भी वो ट्रेडिशनली इन मल्टीपल सूबों के खिलाफ हैं। मेरे ख्याल में होने चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नेंस के लिए बहुत सो आपकी राय जो मैं अंडरस्टैंड कर पाई वो ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये खुद ही ये नहीं होने देते क्योंकि उनकी पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन एस्टैब्लिश्ड रेकॉर्ड है वो हो ना, जाएगी। पीपल्स पार्टी ठीक। का भी यही है, उनका पीपल्स स्टांस पार्टी यही तो है सबसे और नून पहले लीग का वो भी यही मांग है। रही थी सुबह। अच्छा आमना इस नहीं पे मैम, आप ऐड पीपल्स करना पार्टी चाहती सूबा हैं? नहीं नहीं तो मांग फिर हम रही। नेक्स्ट सॉरी No, no, सॉरी, no, no. पीपल्स पार्टी नहीं, एमक्यूएम हैदराबाद कराची का सूबा मांग रही है। पीपल्स पार्टी 1970 एमक्यूएम में तो आज भी एमक्यूएम में तो हमेशा आज भी खिलाफ कहा रही कि हम है, इसके बिल्कुल साथ हमेशा देते हैं। सिंध की डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ रही है पीपल्स पार्टी, आज भी खिलाफ है। इस पे आप कुछ ऐड करना चाहती I हैं? think नेक्स्ट I think he is entitled to his own opinion and ठीक it's not my ठीक ठीक हो गया। अच्छा साहब, बल्कि आमना से स्टार्ट करते हैं। आमना 11th NFC अवार्ड से मुतालिक जाहिर है उससे पहले कमीशन तो तश्कील पा चुका था, उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशंस भी अब जारी हो चुके हैं। मुझे ये बताएं कि कोई उसमें चेंजेस हम देख रहे हैं, कहीं बैठ सकते हैं और उसको प्रॉपर्ली जो एक मसला है NFC अवार्ड से मुतालिक उसमें क्या हल किया जा सकता है, क्या हो सकता है? नम्रा, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया, कहीं बैठ सकते हैं। आप मुझे बताएं किसके साथ बैठेंगे? हम बता सकते हैं लेकिन सूबों के साथ वफाकी हुकूमत भी बैठे, जहाँ पे लेट मी आस्क हर प्लीज। सूबों के साथ, सूबों में किसकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी हमारी पहले से इत्तेहादी है, पीटीआई हमारे साथ बैठने को तो तैयार मसला होना ही नहीं चाहिए। नहीं, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। मसला अगर है किसी को तो उसको इतनी सेंस होनी चाहिए कि आपने इस मसले का हल क्या सड़कों पे निकल के, शोर डाल के, फसाद मचा के करना है, या आपने एवरीबडी कैन हैव कंसर्न्स, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं समझती कि किसी का राइट नहीं है टू क्वेश्चन एनीथिंग। एवरीबडी हैज अ राइट to question the decisions of the government and everything else. When it आम comes आदमी to को the भी हक money है, of और अगर people. कोई सूबाई हुकूमत है तो उनको भी हक है, अगर उनके कोई कंसर्न्स है तो उनको एड्रेस करने का, उनको क्वेश्चन करने का कि जी ये हमारे मसाइल हैं, बराए मेहरबानी इसके ऊपर इसको हमें हल करके दें। बिकॉज ऑब्वियसली जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने ये सारा कुछ अगर आपको देने हैं, अगर आपको फंड्स देने हैं तो फिर आपने उन्हीं से बात करनी है ना। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त हमारा पाला एक ऐसी ऑपोजिशन से पड़ा हुआ है जिनकी एक सूबे में हुकूमत भी है और उनको उस सूबे के अंदर हुकूमत चलाना ना आ रहा है। एक तो पहली बात, मसला तो बाकी तीन एक तरफ- सूबों में भी है ना। नहीं, ये बाकी तीन मैं मैं इसको सारे generalize करना चाह रही- जनरलाइज तो नहीं कर सकती। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के इश्यूज अलग है, पीटीआई के इश्यूज अलग है। हाँ, आप ये कैसे चीज़ बिल्कुल ठीक पीटीआई कह और रही हैं। पीपल्स नून लीग के पार्टी भी एक दो को issue हैं। आप कैसे पीपल्स पार्टी और पीटीआई को एक ही हांडी में बना तो नहीं सकती नहीं ना। नहीं, मेरा जो मकसद, They मेरा जो have पॉइंट है वो ये different है, issues. मेरा पॉइंट जो है वो ये है कि साथ साथ अब देखें sorry, सूबे मैं- क्या कहते हैं, सूबे कहते हैं कि हमें कम शेयर मिल रहा है, हम लोगों को अपने मसाइल देखने, जैसे पॉपुलेशन पे अगर इसकी वो सॉरी मैडम, डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इशू नहीं है। मैं माजरत ठीक है, आप बताएंगे क्या इशू है, कि हल किस तरह होगा? पीटीआई और केपीके ये नहीं कह रहा कि एनएफसी अवार्ड को प्रिंसिपली रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये उनका डिमांड नहीं है। ये पीपल्स पार्टी की सिंध में भी डिमांड नहीं है, ये पंजाब में नून लीग की भी डिमांड नहीं है। अच्छा। पीटीआई सिंध में, पीटीआई केपीके में कह रहे हैं कि जो एनएफसी अवार्ड डिसाइडेड है उसको रिलीज करें। वो एनएफसी अवार्ड चेंज नहीं कर रहा ना सिंध में। उनकी demand increase नहीं की मैडम, भी- नहीं increase की भी demand। अच्छा, review की भी मैं खबरें- बताता Yeah, that's what I'm हूँ saying. They have made सॉरी that सॉरी demand. सॉरी, जो रिव्यू की डिमांड है जी। वो हमारी फेडरल एस्टैब्लिशमेंट। शुड इट बी डन? सॉरी, मैं वाजे करूं, फैसल वाडा साहब कहते हैं कि ये रीनिगोशिएट होना चाहिए। मैं चलें इस तरह कह देता हूं, फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि ये रीनिगोशिएट होना चाहिए। कुछ पैसे जो एनएफसी में सूबों को दे दिए जाते हैं, जो सूबे आगे से काम नहीं करते, इरिगेशन का काम नहीं किया, इमरजेंसी सर्विसेज का काम नहीं किया, वो वफाक के पास रहना चाहिए ताकि वफाक ये इमरजेंसी के और दीगर काम कर सके। that is a different- ये बिल्कुल सॉरी no, no. सॉरी, आप मैं जो हम अगर बात बात पूरी कर कर रहे हैं- सकूं, अच्छा, अगर पूरी वफाक कर बाय द सकूं। वे जीबी और Sorry. कश्मीर, आजाद कश्मीर इनको भी जी देता जी, है। कि वफाक का ये कहना है, मैं वफाकी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, हाँ, वफाक का ये कहना है, स्टेट का ये कहना है अच्छा। कि हमने कोई और एक, बेहतर वर्ड? नहीं मैंने फैसल वाडा कह दिया ना, कि हमने what 2010 में मैं इट्स वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग एंड दे ओन इट, सो देयर इज नो हाइडिंग दिस। अच्छा, स्टेट ये कहती है कि हमने 2010 के अंदर एक 18वीं तरमीम का स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, उस स्ट्रक्चर के बाद पिछले 15 साल में पता चला, ख्वाह कोविड हो तो हम कोई नेशनल पॉलिसी नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, हमें एनसीओसी क्रिएट करनी पड़ी क्योंकि हेल्थ केयर सिंध अपनी कर रहा है, वो कह रहे हैं हम लॉकडाउन करेंगे, पंजाब कह रहे हैं हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, केपी कुछ और कह रहे हैं, बलूचिस्तान कुछ और कह रहे हैं, कोई यूनिफॉर्म हेल्थ पॉलिसी नहीं क्रिएट हो सकी।
इसी तरह वो कहते हैं कि इरिगेशन सिस्टम्स फॉर एग्जांपल जो इस वक्त हमारी बारिशों के सैलाबों का मसला है वो इतने डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रोविंशियल हैं कि कोई फेडरल पॉलिसी क्रिएट नहीं हो पा रही। वो कहते हैं फॉरेस्ट फॉर एग्जांपल, हम ये डिफॉरेस्टेशन के ऊपर बात करें, ये प्रोविंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर सूबे को अलग-अलग करना पड़ता है, उनको फंड्स मिलते हैं, ये होता है वो होता है, वो अपना काम नहीं कर रहे। स्टेट का ये कहना है कि हमें प्रिंसिपली रीनिगोशिएट करना चाहिए कि कौन सी चीजें हैं जो पिछले 15 साल के 18वीं तरमीम के एक्सपीरियंस के बाद ये पता चला कि ये सूबे को देना गलती थी, ज्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट वफाक की तरफ से होगी। आप वो चीजें डिटरमिन करें और एनएफसी अवार्ड में जितने पैसे उसके सूबे को दिए जाते थे वो वापस वफाक के पास रखें, वफाक खुद करें। ये एनएफसी रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। आई थिंक बैरिस्टर साहब आपका थोड़ा सा सवाल भी नहीं समझे, और प्लस शायद आजकल फैसल वाडा की ट्वीट्स और टीवी शोज बहुत ज्यादा देख रहे हैं, घबराहट ज्यादा हो रही है, इसलिए उस तरफ चल पड़े। लेकिन मैं जो आपको आंसर दे रही थी ना, जो इम्पोर्टेंट रेलेवेंट पार्ट है कि सूबों का और वफाक का आपस में मसला क्या है। ठीक, आप बताएं। एक्चुअल दैट इज द एक्चुअल क्वेश्चन। मसला ये है, मैंने आपको पहले बताया, अगर हम सिंध गवर्नमेंट की बात करें, अगर बलूचिस्तान गवर्नमेंट की बात करें, तो वो गवर्नमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में तो हमारी इत्तेहादी है, इत्तेहादी जमात है, लेकिन ये भी हमें पता है, सूबाई हुकूमतों के अलावा हमें ये भी पता है कि कल को उन्होंने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। ठीक है, ये बात मैं बारहा कह चुकी हूँ कि ये एक्सपेक्ट करना किसी भी इत्तेहादी जमात से वुड बी फुलिश कि जी जस्ट बिकॉज वो हमारे इत्तेहादी हैं इसलिए ना वो हमारी बुराई करेंगे, ना वो हमारे खिलाफ कोई प्रोपोगेंडा करेंगे, ना वो हमारे खिलाफ कोई बात करेंगे, और वो जाके कहेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगाएंगे ना। वो उन्होंने हमारे खिलाफ मुझे बैरिस्टर साहब बात, मैं आपकी बात बड़ी खामोशी से सुनी, तो प्लीज आप मेरी बात भी खामोशी से सुनिए, आई वुड अप्रिशिएट दैट। ठीक है, बात ये है कि जो पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स हैं वो तो मेनली दैट है। अगर आप सबसे बड़ी बात पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स तो तब मैं कहती कि वैलिड होते हैं। हम सब ने देख लिया कि कराची का क्या हाल है। ठीक है, वो कहाँ पैसे लगा रहे हैं, पैसे तो ले रहे हैं वफाक से, आज की बात तो नहीं है, इतने सालों से ले रहे हैं, वो कहाँ लग रहे हैं पैसे, क्या उन्होंने कुछ किया है, कोई इफेक्टिव गवर्नेंस हमें नजर आई है उनके सूबे के अंदर? नहीं नजर आई ना। तो फिर मतलब ये कि वफाक को एनएफसी अवार्ड रिलीज करना उतना वर्थ इट नहीं है, तो फिर रिव्यू कर लेना चाहिए। नहीं, आई डोंट थिंक कि रिव्यू में कोई हर्ज है, मैं तो खुद समझती हूँ कि रिव्यू में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपका सवाल ये था कि सूबों को प्रॉब्लम क्यों है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि हर सूबे को अपनी अपनी पीटीआई जो है उनके साथ बैठ के आप कहते हैं बात करें, आप उनके साथ कैसे बैठ के बात करें। हम 28 दफा उनको दावत दे चुके हैं कि आप आके हमारे साथ मुज़ाकरात करें, सिर्फ इस इशू पे नहीं, तमाम इशूज के ऊपर वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। दूसरी जमात ने तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे ले लिए हैं और इस वक्त वो अपनी सियासत चमकाने में बिजी है, हुकूमत को बुरा कहके। एनएफसी तो एक मसला है, अपीयरेंटली हम 7th जो है वो एनएफसी अवार्ड के बाद अभी तक एक तरह से somehow we are kind of stuck, और अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पाए। 11th जो है उस पे अपनी बहस हो रही है। इस हाल से मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, इस पे कंटिन्यू। जैसे कि आपको मैडम के जवाब से पता चला जी कि अगर ये एनएफसी की कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ी ना तो बहुत सारे मसले होंगे। अच्छा चले ठीक है, ये साथ साथ की पहेली, आज बहुत पहेलियां बुझवाना चाह रहे हैं हमसे। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी, शामिल करने लगे, मेरे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक टू द शो। 1971 की जंग तो आप सबको जरूर याद होगी, उसको कोई कभी भूल भी नहीं सकता। लेकिन जब से वो जंग हुई उसके बाद पाकिस्तान ने अपना एक हिस्सा खोया, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान अलग हो गया। उसके बाद से लेके आज तक हमारे जो पाकिस्तान के ताल्लुकात रहे बांग्लादेश से, वो उतार चढ़ाव का लगातार शिकार रहे। कभी अच्छे हुए, कभी बुरे हुए, कभी कुछ खामोशी दिखाई दी। लेकिन अब जाके 2025 में पाकिस्तान के हालात, जहां दीगर ममालिक से पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो बड़ी अच्छी हुई और पाकिस्तान के ताल्लुकात दीगर ममालिक से अच्छे हुए, साथ ही बांग्लादेश के साथ भी हम एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज 13 बरस बाद जो है पाकिस्तान के वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार 2 रोजा सरकारी दौरे पर इस वक्त बांग्लादेश वो पहुंच चुके हैं। डिफरेंट फ्रंट से जिस पर डिस्कशन हो रही है कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आ सकती है, ट्रेड में बेहतरी आ सकती है, मजीद क्या हो सकता है इस पर बात करते हैं। साथ साथ हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस विजिट? देखिए, साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान को जितनी अलायंसेस मिले करनी चाहिए, ख्वाह वो ईरान की अलायंस हो, तो आप शाबाश अफगानिस्तान कहना चाह रहे हैं? मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान को शाबाश देना चाहता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इसहाक डार साहब का इसमें कोई भी लेना देना है। उनको कुर्सी पे बिठा दिया गया, जी, उनको कुर्सी पे बिठा दिया गया, फिर उन्हें कुर्सी से उतार लिया गया, फिर उन्हें वहां बिठा दिया गया। मेरा ख्याल है कि इनको मुश्किल लगता है, मैं गलत कह सकूंगा। मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल का क्रेडिट है, आप इसहाक डार को दे दें।
थोड़ा सा दिल बड़ा करें। मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल का क्रेडिट है, मैडम नहीं देना चाहती। नहीं, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा मैं नहीं देना चाहती, लेकिन मैंने कहा है कि डार साहब को एज फॉरेन मिनिस्टर आप क्रेडिट जरूर दें। नहीं, मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल का क्रेडिट आप इसहाक डार को दे दिए। वेरी 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 सैड, जो शख्स इतना दिल बड़ा नहीं कर सकता, उनकी मुखालफत हजार जगह हो, लेकिन जब मुखालिफ भी कोई अच्छा काम करे ना तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। जिस वक्त पीटीआई ने देखिए ये आपकी पर्सनल बहस है, आप लोग करें, फिर उसके बाद मैं सवाल पे आती हूँ। झाड़ झूठ के थोड़ी सी मट्टी शट्टी साफ साथ साथ हाउ सिग्निफिकेंट इज द विजिट। तो वो जैसे मुझे रोज हर दफा फ्राइडे सैटरडे संडे को ना वो प्रोड्यूसर मट्टी शट्टी मेरी झाड़ के कुर्सी पे बिठा देते, कहते हैं कि मैडम के साथ थोड़ी सी बात करनी है। मेरे इसहाक डार साहब का उतना ही रोल है इसके अंदर जितना मेरा इस प्रोग्राम के अंदर रोल है, व्हिच इज नथिंग एट ऑल। अच्छा, बाय द वे ही इज गोइंग टू होल्ड ऑल दोस टॉक्स और वो सब। अभी इन्होंने कह दिया, आधे हमारे व्यूअर्स ने ये सोचने लग जाना कि ये प्रोग्राम में और लोग कौन है बिहाइंड द सीन्स जो इसहाक डार साहब। देखिए, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने अभी चीन के वजीर खारजा आए हुए थे, उससे पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब खुद गए हुए थे, उससे पहले अमेरिका के अंदर थे, उससे पहले ईरान से बात हो रही थी। मतलब हम इस रीजन के अंदर अमेरिका को अगर अलग छोड़ दें, इस रीजन के अंदर ख्वाह वो ईरान हो, ख्वाह वो अफगानिस्तान हो, ख्वाह श्रीलंका हो, ख्वाह बांग्लादेश हो, ख्वाह नेपाल हो, ख्वाह चीन हो, ये जो इंडिया के गिर्द जो सर्कल है, नेपाल, बांग्लादेश, लाओस उस तरफ, श्रीलंका साउथ में, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान वेस्ट में और चाइना नॉर्थ में, ये जो इंसर्कलमेंट ऑफ इंडिया है, इसमें पाकिस्तान से जो भी बात करना चाहिए हमें बात करनी चाहिए और हम कर रहे हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में बेहतरी लाई जा सकती है। जी मैं सॉरी गुजारिश करूं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का, ना पीटीआई का ये कमाल दिखा सकती थी, ना नून लीग दिखा सकती थी, ना पीपल्स पार्टी दिखा सकती थी। पाकिस्तान की रियासत ने कमाल दिखाया है। ये बहुत अच्छी बात है। हमें मजीद बांग्लादेश से अलायंसेस बढ़ानी चाहिए। कितना अच्छा हो कि इंडिया जिसने 1971 के बाद से लेके अब तक अपने ईस्टर्न बॉर्डर को डिफेंड नहीं किया, वहां पे कोई मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है, हम दोनों तरफ अपना ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर दोनों डिफेंड कर रहे हैं पिछले 20-25 साल से। कितनी अच्छी बात है कि इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान का एक एलाय है। ठीक है। अच्छा, हमने इस पे एक चीज जो मैंने इस पे जरा डिटेल रिपोर्ट्स कुछ देखी। एक जगह पे एक पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इफ वी वर्क ऑन एक्सपेंडिंग लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल्स वैल्यू चेन कोऑपरेशन, ट्रेड कुड फाइनली स्केल बियॉन्ड $1 बिलियन जो कि अभी हमारी बांग्लादेश से कम है इन द नियर फ्यूचर। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? फिर ये जो दौरे हैं वो इस तरह के विजिट्स जो हैं वो कितना रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के, एक तो टाइज को मजीद बेहतर करने में, फिर इस तरह के इंपॉर्टेंट हम लोगों के पास है ये जो आपने बात की, क्योंकि आपने जिन चीजों की बात की वो मेरा ख्याल है कि वो बांग्लादेश के साथ ट्रेड की बात नहीं हो रही, वो पाकिस्तान के ट्रेड विद अदर कंट्रीज की बात। मैं बांग्लादेश की बात कर रही हूँ। जो नंबर्स आपने कोट किए हैं, I don't think we don't I do have the reports, लेकिन we don't export textiles to बांग्लादेश। बांग्लादेश exports इस पे काम किया जा सकता है। जी नहीं, देखिए बांग्लादेश तो ऑलरेडी जो है पूरी दुनिया में अगर आप जाके स्वेटर्स, जैकेट्स, कॉटन प्रोडक्ट्स, बेडिंग, बहुत सारी चीजें देखें तो उसके ऊपर आपको मेड इन बांग्लादेश नजर आएगा, जो एक जमाने में मेड इन पाकिस्तान ज्यादा होती थी। तो उस फ्रंट के ऊपर तो पाकिस्तान और बांग्लादेश आई वुड से कि कंपेटिटर्स भी हैं, लेकिन यस बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाई जा सकती है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है जो बैरिस्टर साहब ने कही, एंड विद एन ओपन हार्ट आई वुड एग्री विद हिम, पाकिस्तान बस ज़र्फ की बात है ना, हम तो अपने दुश्मन की भी अच्छी बात को अच्छा कहते हैं, आप नहीं जवाब में वो थोड़ा अंडर प्रेशर आ गई ना, वो सागदार और नहीं, मैं बिल्कुल अंडर प्रेशर नहीं आई, मैं बिल्कुल अंडर प्रेशर नहीं आई, और ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी के भी प्रेशर में आपकी बात से एग्री करूंगी। मैं ओपन हार्टेडली जो बात ठीक है उसको ठीक कहूंगी। पहले तो मैं इनकी बात को क्लियर कर दूं कि लेकिन कितना सिग्निफिकेंट है, आप चलिए इस पे कमेंट कर दें क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो तमाम ममालिक जिनको इंडिया ये समझता था कि ये शायद मेरी ही रियासतें हैं, और जो ग्रेटर इंडिया का प्लान था अखंड भारत का, जब उसके अंदर जो जितने कंट्रीज इन्वॉल्व थे वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उनमें से जिसको हम अपनी तरफ देखें, एट द एंड ऑफ द डे पावर पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग, जितनी ज्यादा से ज्यादा ममालिक हमारे साथ हैं, और देन अगेन ऐसे ममालिक जिनका इंडिया के साथ एक बहुत क्लोज लाइज ऑन रहा है हमेशा से, एंड देन यू नो गोइंग फर्दर, जिस तरह यूएस की बात हुई, जिस तरह अमेरिका की जो चीजें हम देख रहे हैं कि ट्रेड उनके साथ कम हो रही है, तो उसके अंदर बांग्लादेश की बहुत एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है। हमने बांग्लादेश को खोया, दैट वॉज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन आज के दिन अगर इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा होता है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा ब्लो होगा। एंड आई फील कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना और
امریکہ کے ساتھ اور ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر ہمیں ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے حکومت وقت کو اور ریاست پاکستان کو، کیونکہ یہ دونوں کا مل کے جو کام ہو رہا ہے آج تک جو ہو رہا ہے، ہم نے جس طرح سے اپنا ڈپلومیٹک فرنٹ سنبھالا، جس طرح سے اپنا وار فرنٹ سنبھالا، مجھے تو اب ایسے لگنے لگ گیا ہے کہ in a way اگر ہم دیکھیں تو this war has been a blessing in disguise for پاکستان، because پاکستان نے جس طرح سے رائز کیا ہے اس کے بعد سے ہم نے جو چیزیں دیکھی۔ لائٹر نوٹ پہ بات کروں آپ کی اجازت سے، چھوٹی سی بات جی ٹھیک ہے۔ میرا ایک دوست تھا امریکہ میں، میں میڈم جو بار بار ریمائنڈ کراتی ہیں، میں وہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو ایک نہیں پلیز سے ہارورڈ میں پڑھتا تھا، تو وہاں پہ میرا ایک دوست تھا، وہ نا اس نے ایک نئی گاڑی لی، اس کا چھوٹا سا بیٹا تھا، اچھا 1-1.5 سال کا، کالن میرے دوست I'm assuming it to be very funny، تو ساتھ مجھے ہنسی آنی چاہیے اینڈ پہ۔ وہ نا اس کو اس کے دوست، کالن میرا بیٹا تھا، اس کا دوست تھا، کالن میرا دوست تھا، اس کا بیٹا تھا جو 2 سال کا تھا، اور اس کو نا گاڑی چلانے کا بڑا شوق تھا۔ کالن جب بھی گاڑی چلاتا تھا وہ کہتا تھا میں نے بھی گاڑی چلانی ہے، تو اس نے نا وہ ڈیش بورڈ کے اوپر نا ایک وہ بچوں والا اسٹیئرنگ لگا دیا، جدھر بھی کالن گاڑی موڑتا تھا اس کا بیٹا بھی موڑتا تھا، ہر دفعہ نکل کے کہتا تھا دیکھا میں نے کتنی زبردست گاڑی چلائی۔ ان دونوں میں سے ایک اسحاق ڈار ہے۔ سو سویٹ۔ ہماری گفتگو جاری اسٹیئرنگ رہتی پہ کوئی اور ہے، بیٹھا ہوا ہے، ایک اسحاق ڈار ہے۔ ٹھیک ہے ساتھ صاحب، کتنی اچھی گاڑی چلائی، بہت اچھی گاڑی چلائی۔ ٹھیک ہو گیا، ایک بریک شامل کرتے ہیں جی، بریک ہم واپس آئیں گے۔ اس وقت انتہائی افسوسناک صورتحال ہے پاکستان پورے کی ہی، لیکن گلگت بلتستان میں کیا ہوا اور پھر کیا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کیا مسائل درپیش ہیں ہماری گلگت بلتستان کے بہن بھائیوں کو، اس پہ بات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ٹو پبلک پالسی۔ کل آپ کو خبر ہوگی اس کے بارے میں، گلگت بلتستان میں جو ہے وہ ایک گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ ہوا، اگر آسان الفاظ میں کہوں ایک گلیشیئر پھٹا جس کے نتیجے میں سیلاب آیا، اور پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک آرٹیفیشل لیک بھی بنی، لیکن صرف لیک نہیں بنی، یہ 200 سے زائد افراد کو فی الحال ریسکیو کیا گیا، اس کے علاوہ 100 سے زائد یہ گھرانے جو کہ ٹوٹے بکھر گئے اور مزید بھی نقصانات ہوئے۔ اس پہ فی الحال میری کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی، ہمارے رپورٹر ہیں جی طارق عزیز گلگت بلتستان سے، انہوں نے کیا رپورٹ کیا تھا وہ آپ کو پہلے دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس وقت جو ہے گلگت بلتستان کے اندر جو ہے سیلابی صورتحال جو تشویشناک ہیں، اور گلگت بلتستان کے اندر جو ہے مختلف مقامات پر جو ہے گلیشیئر کے پھٹنے سے جو ہے متعدد ضلع جو ہے وہ بری طرح جو ہے متاثر ہوئے ہیں، اور ضلع گیزر کے اندر جو ہے گلیشیئر کے پھٹنے سے ضلع گیزر کے علاقہ تلی داس کے مقام پر جو ہے پوری بستی جو ہے سیلاب کے زد میں آ چکی ہیں، جس کے اندر جو ہے مجموعی طور پر 330 گھر جو ہے وہاں پر متاثر ہوئے ہیں، جبکہ تلی داس کے مقام پر 60 سے زیادہ گھر جو ہے وہ بری طرح جو ہے متاثر ہوئے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہاں پر جو ہے متاثر بستی کے اندر جو ہے خیمے لگائے گئے ہیں، اور مزید بھی جو ہے امدادی کارروائیں جو ہے وہاں پہ جاری ہے۔ دریائے گیزر کے جو بہاؤ ہے وہ روکنے کی وجہ سے تقریباً 7 کلو میٹر جو ہے علاقہ پر مشتمل جو ہے مصنوعی جیل شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس وقت اگر دریا سنگھ کی بات کی جائے تو اس وقت جو ہے دریا سنگھ کے سطح میں جو ہے کافی حد تک کمی نظر آئی ہے، اور مصنوعی جیل کے پھٹنے کے خطرے کی وجہ سے جو ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے چلاس کے جو دریا سنگھ کے قریب جو مکانات ہیں اس کو خالی کرا دیا گئے ہیں، ساتھ ہی جو ہے عوام کو جو ہے دریا سنگھ کے کنارے پر جو ہے جانے سے روک دیا گئے ہیں۔ اس وقت جو ہے چلاس اور گلگت کے جو نشابیہ علاقے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ مختلف جو محفوظ مقامات ہیں وہاں پہ جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی، تو یہ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہمارے گلگت کے رپورٹر ہیں طارق عزیز صاحب، انہوں نے مجھے رپورٹ کیا تھا، ان سے بات ہوئی تھی۔ اب میں آپ کو لیے چلتی ہوں جی، ایمان شاہ صاحب مجھے جوائن کریں جو کہ مشیر اطلاعات ہیں گلگت بلتستان، اور ان سے بھی جانتے ہیں۔ ایمان صاحب بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کے لیے، مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو خبریں ہمارے پاس تو کچھ پہنچی، لیکن ایز وی اسپیک ابھی کی کیا صورتحال ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اس میں یہ 22 جولائی سے ابھی تک پورا 1 مہینہ ہو گیا گلگت بلتستان میں گلیشیئرز پھٹ رہے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، سیلاب کی زد میں تقریباً کوئی 50 کے قریب اموات ہو چکی ہیں، اور اربوں کی پراپرٹیز جو ہے نا وہ سیلاب کی نظر ہو گئی۔ بہترین سیلاب ہے جو غزر میں 2 دن پہلے آیا ہے، اور یہ راہوشن گاؤں ہے، اس کا ایک نالا ہے سالی نالا، وہاں پہ جو ہے وہ بیسیکلی پہلے وہ گلیشیئر پھٹا ہے، اور گلیشیئر کا سارا ملبہ جھیل میں گرا ہے، اس کے ساتھ جھیل بھی برسٹ ہو گئی ہے، تو وہ سارا جو ہے وہ نالے کے ذریعے نیچے گاؤں میں آیا۔ اس کے بعد اس کے اندر اتنے بلڈرز اور پتھر بڑے بڑے چٹان تھے وہ ساتھ لے کے آیا تھا،
उससे दरियाई गजर का रास्ता रुक गया। 8 किलोमीटर एक झील जिसकी चौड़ाई 8 किलोमीटर है और लंबाई 8 किलोमीटर है और गहराई कोई 70 फीट है। सही। अच्छा मान साहब, मुझे ये बताएं कि इसमें जो क्लाइमेट चेंज है वो इतनी बड़ी हकीकत बन चुकी है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन उससे निपटने के लिए अभी तो चले आप इस डिजास्टर से मैनेज कर ही रहे हैं, हुकूमतें जो वो मिलकर कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल क्लाइमेट चेंज से मुतालिक क्या पॉलिसी है, हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, इसमें तो अब ये सूबाई हुकूमतों का सब्जेक्ट तो है नहीं। क्लाइमेट चेंज का जो विषय है वो एक ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इंटरनेशनल एक सब्जेक्ट है और फिर ये नेशनल इशू है। फेडरल हुकूमत ने इसकी पॉलिसी बनानी है। सूबाई हुकूमत मैक्सिमम यही कर सकती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो दरख्त उगाएं और उसका भी रिजल्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म तो ये नहीं आज एक दरख्त उगाएंगे तो वो 2 दिन बाद तो उसका जो है ना असरात होंगे, ये कम से कम 5 साल के बाद उनके असरात शुरू होंगे। तो अभी रिसेंटली हमने जो है ना वो फौरी तौर पे जो एक दरख्त उगाने की एक मुहिम शुरू की है। एक तो ये है, दूसरा हमारी कोशिश ये है कि जो भी हमारे पास जो है ना वो ग्रीन एनर्जी की तरफ हम चले जाएं। ये थर्मल जनरेटर्स चलाते हैं हम लोड शेडिंग की वजह से, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा धुएं का अखराज होता है, उसमें कमी लाएं। तीसरा ये है कि जंगल की कटाई पे जो है वो एक हमारे जो है वो पॉलिसी बन रही है कि इसको जो है ना हम किस तरह रोक सकें, इस पे बात हो रही है। तो ये कुछ इकदाम तो हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन फौरी हमारी तवज्जो इस वक्त जो हुकूमत की है कि जो लोग अमवात हो चुकी हैं उनकी फैमिलीज को सपोर्ट किया जाए, जो बेघर चुके हैं उनके लिए जो है शेल्टर्स फ्राहम किए जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, आबपाशी का निजाम धर्म बरम हो गया। जी अच्छा शाह साहब, लेकिन मुझे इस पे ये भी तो बताएं कि फिर आपने कहा कि फौरी तौर पे आप डिजास्टर से मैनेज कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इसके परमानेंट सोल्यूशन की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग फिर क्या वफाकी हुकूमत से कोऑर्डिनेट करेंगे, किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा? जी, वज़ीर-ए-आज़म का विजिट भी हुआ था 4 अगस्त को और दोबारा भी यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा इफेक्ट वो गिलगित बल्तिस्तान होगा। यहाँ पे 8,000 से जायद टोटल पाकिस्तान के अंदर 11,000 छोटे बड़े ग्लेशियर्स है, जिसमें से 8,000 से जायद जो ग्लेशियर्स हैं वो जीबी में है। सबसे बड़ा ग्लेशियर दुनिया का सियाचिन ग्लेशियर है जो 45 किलोमीटर पे मुहित है। ठीक है, तो अब अगर ये क्लाउड ब्रस्ट होता है, ग्लेशियर्स के जो है ना वो मेल्टिंग के बाद अब वो ब्रस्ट होने का एक अमल शुरू हो गया है, तो उससे तो फिर तबाही जीबी के अंदर होगी, लेकिन असरात पूरे पाकिस्तान में होंगे। जाहिर तरबला डैम रास्ते में है, सैलाब के खतरात है, पूरे मुल्क को इससे खतरा है। तो इसके लिए हम फेडरल हुकूमत से क्लोज कोऑर्डिनेशन में है। उनकी जो मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट के हवाले से, माहौलियात के हवाले से, उनके साथ हम क्लोज कोऑर्डिनेशन में है कि इसके लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म क्या इकदाम हो सकते हैं। इसके बहुत दूर असरात हैं जी। बर वक्त हमने इकदाम नहीं किए तो अगले 3-4 सालों में ये सारे ग्लेशियर्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में एक पूरे कहत जैसा एक समा होगा, पानी की शदीद किल्लत होगी। पानी की शदीद किल्लत होगी, ये तो बहुत अफसोसनाक है। अच्छा, एक मेट ऑफिस की जानिब से नया अलर्ट भी जारी किया गया नेक्स्ट मानसून के स्पेल के लिए, उसके लिए किस तरह तैयारी की गई? जीबी में तो इस वक्त तेज बारिशें शुरू हो चुकी हैं मुख्तलिफ इलाकों में। हमारी गुजारिश होगी, हमने थ्रेट अलर्ट्स भी जारी किए हैं, पुलिस को भी जो गिलगित के एंट्री के रास्ते हैं बाबूसर से लेके बशर तक, उनको भी हमने सख्ती से हिदायत की है कि हम यही गुजारिश करेंगे कि इन अगले 3-4 दिनों में वो जीबी में ट्रेवल करने से बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं गैर जरूरी कोई भी सफर करने से इज्तनाब करें। सूरत हाल को यहाँ पे बेहतर नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको पुलिस के जरिए भी रोकें, लेकिन हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे जीबी के आवाम से भी और वहाँ से जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो अगले 3-4 दिन जो है वो अगर गैर जरूरी सफर न करें तो बेहतर होगा। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। आमना, ये एजेंसी है जिस तरह मुशीर इत्तलात ने बताया कि 3-4 साल के अंदर अगर यही हालात रहे हमारे ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे। तो अभी तक पिछले 2 हफ्ते से जो है वो केपी की सूरत हाल निहायत तशवीशनाक थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या स्टेप्स, मुझे प्लीज कोई 4-5 स्टेप्स गिनवाइएगा कि हुकूमत ने इमरजेंसी सतह पे ये किया। नमरा, मुझे इस वक्त आप किसी वो स्कूल टीचर की तरह लगी जिस तरह आपने सवाल किया कि मुझे 4-5 इक्वेशंस बताओ, कौन कौन सी करके आए हो, कौन कौन सी सीख के आए हो। आई थिंक मोर देन द नंबर व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि गवर्नमेंट की कितनी इफेक्टिव अप्रोच है इस चीज़ के ऊपर। ये हमने कोई किसी के आगे नंबर नहीं बनाने, पर मैं आपको ये बता दूं कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोनों ने जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ का पर्सनली विजिट भी किया है, जो NDA में है वो भी, और जो आपकी
कोई शक नहीं, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन पे बहुत काम हो रहा है, आर्मी के रेस्क्यू जो पे भी। जवान हैं वो भी दोनों मिल के इस वक्त रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम कर रहे हैं। बुनेर में और जगहों के ऊपर 60% से ज्यादा घरों के अंदर जो है वो बिजली बहाल कर दी गई, क्योंकि वहां पे जब वो फ्लडिंग हुई तो बिजली भी नहीं थी। बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे 95% तक, अगर मैं आपको बताऊं स्पेसिफिकली, तो बिजली बहाल कर दी गई है। इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में 100% तक इस काम को ले जाया जाएगा। और इस वक्त एनडीएमए और पीडीएमए मिलकर सारा इसी चीज के ऊपर काम करिए कि हमने आइंदा आने वाले सालों में किसको कैसे बेहतर करना है। लेकिन एट द वेरी मोमेंट इस वक्त रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी कल रात का वाकया है उसमें कोई भी जान जाए बगैर तमाम लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। और इस चीज की मुकम्मल निगरानी फील्ड मार्शल और वजीर आज़म पाकिस्तान पर्सनली कर रहे हैं। चलें, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें कोई शक नहीं है कि वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान की अफवाज जो है वो हर मुमकिन कोशिश से रिलीफ, रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन पे काम करते भी, इससे पहले भी, आज भी वो कर रहे हैं और आई एम श्योर कि आइंदा भी वो करेंगे। लेकिन कि हमारी हुकूमतों को इस वक्त बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज से मुतालिक हमारी पॉलिसीज क्या है, हम करेंगे क्या, इसको इफेक्टिव किस तरह से बनाएंगे, जहां पे हम लोगों को शायद लाइक लेट्स से आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह से के मुताबिक हो सकती है, इस तरह नहीं हो सकती, एक डिजाइन बनेगा, उसके बाद हम जो है वो इस मसले से निपट सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।